जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में ट्रांसलेशन रिवीजन करेंगे। यदि आप पहले से ही ट्रांसलेशन बना चुके हैं या बनाना सीख रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। और जो लोग भूल चुके हैं ट्रांसलेशन, वह इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इसमें हम एम इज आर, वाज वेयर और शैल बिल का प्रयोग जो करते थे उसका रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले एम इज और आर का रिवीजन करते हैं। देखिए, नियम है इसका, जब वाक्य के अंत में हूँ, है, हो या है, देखिए इस तरह से जो लिखते हैं इसको पढ़ते हैं, और इस पर अगर जो हम बिंदु दे देंगे तो हो जाएगा है। तो इसी को कह रहे हैं, जब वाक्य के अंत में हूँ, है, हो या है मुख्य क्रिया के अंत में रहता है तब एम इज आर का प्रयोग होता है। देखिए ये तो इसका नियम है। देखिए एग्जाम्पल आप समझ जाइएगा। यानी कि एम इज आर, पिछले के वीडियो में हमने बताए थे कि एम इज आर हेल्पिंग वर्ब में आता है, लेकिन यह अगर जो इसके पहले कोई वर्ब ना हो, जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, गाना, इस तरह का कोई वर्ब ना हो तो यह हेल्पिंग वर्ब ना होकर मैन वर्ब का काम करता है। और जब मैन वर्ब का काम करता है तो यह मुख्य क्रिया, यानी कि हिंदी में मुख्य क्रिया कहेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल इसका हम लोग 4 एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला है सिंपल वाला, आप खुश है। यहाँ देखिए, आप तो हो गया सब्जेक्ट, यहाँ खुश देखिए भाववाचक चीज़ है। यह खुद से पता चलता है कि यह वर्ब है, यह वर्ब नहीं है। वर्ब हुआ होता है जिसके अंत में 90% ना लगा रहता है, यानी कि वह ना वाले शब्द से बनता है। तब खुद से पता चलता है कि क्या खुश है। खुश ना इस तरह से बोला जाता है नहीं। अब यहाँ रहता आप हंसते हैं या कुछ भी रहता तो हंसते कहाँ से बनता है? हंसना से। तो इस तरह से वह वर्ब में आ जाता है, लेकिन खुश भाववाचक संज्ञा में आ गया। तो यहाँ हम वर्ब ना होने की वजह से यह जो है हेल्पिंग वर्ब है, यह मेन वर्ब का काम करता है। तो अगर इस तरह से कोई भी वाक्य हो तब हम लोग एम इज आर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए आपका क्या होगा, यू सब्जेक्ट हो गया, फिर लास्ट वाला हम लोग बनाते हैं सब्जेक्ट के बाद चाहिए वर्ब, तो इज, उसके बाद खुश का हैप्पी, और लास्ट में फुल स्टॉप देना कभी नहीं भूलिएगा। अगर जो क्वेश्चन मार्क वाला रहे तो क्वेश्चन मार्क दीजिएगा इस तरह से, और नहीं हो तो सिर्फ फुल स्टॉप। चलिए बाकी तीनों एग्जाम्पल हमने लिख दिए हैं, अब एक एक करके समझाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लिए हैं, और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल लिए हैं ताकि कहीं आप लोग को बनाते हुए सस्पिशन आता होगा, उस तरह का एग्जाम्पल हमने लिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ वह गायिका है। वह का मीनिंग दैट भी होता है, सी भी होता है और ही भी होता है। तो सी का यूज तब करते हैं जब लेडीज मतलब स्त्री जाति का बोध हो। तो यहाँ गायिका है तो इसलिए लगा है वाह के बदले सी।
वह गए का ट्रांसलेशन क्या होगा? सी इज। वह का हो गया सी, फिर लास्ट वाला इज। गए का कितना है? एक का संबोधन कर रहा है इसलिए ए। उसके बाद गायिका के लिए सिंगर। अब यहाँ लिखा हो मैं डॉक्टर नहीं हूँ। सबसे पहले यह बताइए कि कितना आदमी डॉक्टर नहीं है? तो एक। इसलिए देखिए यहाँ ऐसे भी लिख सकते थे मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, या फिर एक नहीं भी है तब भी हम एक का स्पेलिंग लिखेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ मैं के लिए आई, फिर हूँ के लिए एम, फिर उसके बाद निगेटिव के लिए नॉट, यानी कि नहीं के लिए नॉट, डॉक्टर के बाद है आ डॉक्टर। आगे हम लोग पढ़ेंगे, कहीं कहीं ए लगता है, कहीं कहीं एन। क्या राम दोषी है? तो क्या के लिए कुछ नहीं हम लोग लिखते थे, याद होगा, यानी कि इसको छोड़ देंगे, लास्ट वाला लिखेंगे इज, फिर राम के लिए राम और दोषी के लिए गलती। और याद रहे राम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा का पहला शब्द यानी कि पहला वर्ड बड़ा होता है, इसलिए बीच में रहे या कहीं भी रहे पहला वर्ड आप बड़ा लिखिएगा। जैसे राम में पहला वर्ड क्या आता है? आर, तो इसे हम बड़ा लिखेंगे, यह आप ध्यान रखिएगा। तो हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा को इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं। उसके बाद दूसरा नियम है वाज एंड वेयर। वाज वेयर का यूज तब होता है जब वाक्य के अंत में था, थी या थे। फिर से सुनिएगा, जब वाक्य के अंत में था, थी, थे या थी बोलते हैं तो इस तरह का थी समझिए, ये वाला थी कह रहे हैं, और इसका इंग्लिश होता है वेयर, ध्यान रहे। और सिर्फ थी रहे तो इसका होता है वाज, यानी कि अनुस्वार लगने से इसका स्पेलिंग हो जाता है वेयर, अनुस्वार नहीं हो तो वाज। तो मुख्य क्रिया के रूप में रहता है तब वाज वेयर का प्रयोग करते हैं, यानी कि इसमें भी वही हाल है जिसमें जो एम इज आर में था, यानी कि ये भी मेन वर्ब का काम करेगा। इसके अलावा इसके आगे कोई वर्ब नहीं रहता है, इसलिए यह मेन वर्ब का काम करता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, पैड पर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था इसलिए हम आपके बेहतर समझाने के लिए कॉपी पर एग्जांपल लिए हैं। देखिए पहला एग्जांपल है यह बेकार था। जब यहाँ देखिए यह का मीनिंग दिस होता है और इट भी होता है, लेकिन यह अगर जो यह किसी निर्जीव चीज़ के यानी किसी निर्जीव का गुण बताए तो उसमें आप इट का यूज करिएगा। तो यहाँ जो है बेकार बोल रहा है, कोई सामान होगा, कोई वस्तु होगा, उसके बारे में। तो यह बेकार था, तो बेकार यह के लिए पहले इट सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब आएगा, तो था के लिए वाज और बेकार के लिए यूजलेस। एक चीज़ आप लोग को हम बताए थे, जब भी ट्रांसलेशन बनाते होंगे तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही इसका बेस रूल है। इसीलिए यह हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, इसका पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। सब्जेक्ट किसको कहते हैं, वर्ब किसको कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखिए, आप लोग शिक्षक थे, तो
पहले सब्जेक्ट आता है हम हर हाल में, तो सब्जेक्ट के लिए यू, थे के लिए वेयर, और शिक्षक मतलब यहाँ देखिए आप लोग यानी कि बहुत सारा शिक्षक है, तो ये प्लुरल हो गया। भले यहाँ लिखा हुआ है देखने में सिंगुलर लग रहा है, लेकिन यह प्लुरल है क्योंकि बहुत सारे के बारे में बोल रहा है। तो इसका इंग्लिश लिखा हुआ है टीचर्स, क्यों? क्योंकि यह बहुत सारा हो गया टीचर, शिक्षक। ये सब भी आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखा वह कलाकार नहीं था। बताएं वह के मीनिंग 3 तरह का होता है, दैट, सी, ही। तो यहाँ वह जो बोल रहा है कलाकार नहीं था, तो यह जब स्त्री का बोध करता है तो सी, पुरुष का बोध करता है तो ही, और किसी निर्जीव के बारे में बोला जाए तब दैट का यूज होता है। तो यहाँ स्त्री के, वो कलाकार कौन बोल रहा है? पुरुष के लिए यहाँ बोल रहा है, इसलिए ही लगाएंगे। और याद रहे जब स्त्री और पुरुष में आपको पता नहीं चले कि किसके बारे में बोल रहा है, तब आप ही का यूज करिएगा। कभी कभी ऐसा भी आएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा किसके बारे में बोल रहा है, तो वहाँ आप ही लगाइएगा। लेकिन यहाँ हम था से पता चल रहा है कि यह पुरुष के बारे में बोल रहा है, इसलिए हम लोग ही लगाएंगे। तो लिखा सब्जेक्ट हो गया हुआ ही, फिर वर्ब का काम कर रहा है था, वाज, फिर निगेटिव वाला ये वाक्य है तो नोट। और यहाँ कलाकार वह कितने आदमी को सेंस करा रहा है? एक। तो कलाकार से पहले यहाँ लिखेंगे एन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट के देखिए एन और ए का प्रयोग हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एन और आ का यूज क्यों कभी एन लगता है कभी आ लगता है, इसको हम आगे देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन अगला, क्या मैं गलत था? प्रश्नवाचक बोला है तो क्या का तो शुरू में कुछ नहीं होगा, लास्ट में देखेंगे वाज। देखिए ये जो लिखे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये निगेटिव और सिंपल वाले वाक्य के लिए। लेकिन अगर जो क्वेश्चन यानी प्रश्नवाचक वाला आ जाएगा तो इसका अलग होता है नियम। तो हो गया वाज, फिर आई रॉन्ग, गलत का हो स्पेलिंग रॉन्ग, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर देना है। अगला है तीसरा नंबर शैल बी एंड विल बी का यूज। इसका यूज तब होता है जब क्रिया के अंत में यानी कि वर्ब के अंत में गा, गे, गी हो और वाक्य से पता चले कि जो स्थिति है अस्थायी रूप से भविष्य में बना रहेगा। यानी कि वाक्य में पता चल जाएगा, पढ़ने देखिएगा पढ़कर तो पता चलेगा कि यह अस्थायी रूप से बना रहेगा, तो वहाँ शैल बी या विल बी का यूज होता है। ध्यान रहे आई और वी के साथ, आई और बी के साथ शैल बी तथा बाकी सब्जेक्ट के साथ विल बी का यूज होता है। अब इनको हम एग्जाम्पल में समझते हैं। लिखा है वह धनी रहेगा, किसी पुरुष के बारे में बोल रहा है तो वह के लिए ही। उसके बाद बता दिए थे आई वी के साथ शैल बी लगता है, बाकी के साथ विल बी, तो वह के लिए विल बी, धनी के लिए यहाँ रिच होगा, धनी मतलब अमीर, तो RICH रिच, समझ जाएगा। यहाँ हमने लिखा है, जगह तो है ही, RICH रिच, रिच मीन्स अमीर। दूसरा है मैं एक किसान नहीं बनूंगा। देखिए कह रहा है कि इनकी भविष्य में यह किसान नहीं बनना चाहता है। इसका होगा मैं के लिए आई, फिर लास्ट में देखिए लिखा है आई के साथ लगेगा शैल, और जब निगेटिव आ जाता है तो नोट
निगेटिव वाला बीच में, उसके बाद दिया जाता है बी। तो आई के साथ शैल नोट बी। किसान, एक किसान, एक आदमी के बारे में बोल रहा है। तो ए या देखिए आ पढ़िएगा इसको, आ फार्मर। इसके बाद क्या राम तैयार रहेगा? तो पहले यहाँ देखिए राम के लिए क्या लगेगा, विल, और प्रश्नवाचक बोला है, तो इसलिए यहाँ दोनों मतलब साथ में नहीं लिखा जाता है, उसके बीच में लिख देते हैं। विल राम बी तैयार के लिए रेडी, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो आप पूरा ध्यान से देखिएगा, और फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।